अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अच्छा स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियोस की। तो उसके अंदर हम देखेंगे हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स जो उनसे हैं वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हमारी जो ये बुक है 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की, इसके अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं उनको देखेंगे। और जाहिर सी बात है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करने के लिए जो जो उनसे स्टेप यूज़ होते हैं उनको हम डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर हम रियल टाइम एग्जांपल लें हमारी डेली लाइफ में, तो जब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बाइक ख़राब हुई है तो आप उसको मैकेनिक के पास लेके जाते हैं, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। तो वो जो मैकेनिक होता है वो देखता है कि इसके अंदर इशू क्या आ रहा है। ठीक है, तो वो कुछ स्टेप्स जो उनसे है वो लेता है उसको सॉल्व करने के लिए कि मिसाल के तौर पे अगर बिलफर्ज गाड़ी पंचर है तो वो क्या करेगा, वो पहले चेक करेगा कि हवा का मसला तो नहीं है, मसलन हवा तो नहीं लीक हो गई। उसके बाद फिर वो देखेगा कि भाई ट्यूब तो नहीं ख़राब, और एंड पे जाके वो फिर ये भी देख सकता है कि हो सकता है कि पंचर से ही आपका काम ठीक हो जाए। तो यानी कि आपको मैंने डेली एग्जाम्पल दी है। तो इसी तरह जब आप कंप्यूटर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आती हैं तो आप भी उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आप क्या करेंगे, आपके पास जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच को लेके चलेंगे। अब सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होती है कि आप हर एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने डिटेल में क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को देखना है, उसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब उसके अंदर जब हम सिस्टमेटिक अप्रोच के अंदर आते हैं तो उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स के अंदर पहला स्टेप आता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम है क्या, उसको आपने डिफाइन करना है, उसको बयान करना है। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि भाई आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ रही है, या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये इशू आ रहा है। ठीक है, आपके प्रोग्राम के अंदर ये मसला आ रहा है, आपने उसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास प्रॉब्लम है क्या। अब मिसाल के तौर पे आपका जो कंप्यूटर है वो चल नहीं रहा सही, उसका डिस्प्ले सही नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उस प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। आप कहेंगे कि इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर है, उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो आप सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्रॉब्लम को कि डिस्प्ले नहीं आ रहा उसका। ठीक है, डिस्प्ले एरर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एक एग्जांपल रियल टाइम लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा अब आपने प्रॉब्लम जो सी है वो डिफाइन कर दी कि भाई डिस्प्ले एरर आ रहा है। अब डिस्प्ले एरर आ रहा है, अब बिलफर्स जो लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उनको पता है कि डिस्प्ले का एरर क्यों आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, हाँ भाई डिस्प्ले का एरर आ रहा है, तो उसके लिए हम क्या चीजें देखेंगे, हमें कैसे पता कि डिस्प्ले का एरर आ रहा है। सबसे पहले यूज हम करेंगे कि बैकग्राउंड नॉलेज, यानी कि डिफाइन जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो उसके अंदर जो पहला स्टेप आएगा तो हम यहां पे लिखेंगे यूज बैकग्राउंड नॉलेज। इसका पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम का। आप सबसे पहले इस चीज को देखेंगे कि आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर दी कि डिस्प्ले एरर है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमें बैकग्राउंड नॉलेज था इस चीज का कि भाई कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो हमने अपना एक नॉलेज यूज किया, बैक साइड पे हम पहले काम करते रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि आया कि ये कंप्यूटर में इशू आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, डिस्प्ले एरर की वजह से आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा बिल्कुल, जब हमें पता चलता है कि भाई ये भी इशू नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं कि भाई हमें ऐसा कोई हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है कि ये डिस्प्ले इस तरह चला जाए। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, आप जो उनसे होंगे आप गैसेस लगाएंगे। ठीक है, यूज गैस करेंगे, अपना गैस यूज करेंगे कि आया कि इसका जो प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या ये डिस्प्ले की वजह से ही है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो उस हम स्टेप को हम कहते हैं यूज गैसेस। ठीक है, आप गैस करके चेक करेंगे, आप गैस करके चेक करेंगे कि आपका आया कि प्रॉब्लम जो सा है वो यही है या कोई दूसरा है। अच्छा जब ये चीज होगी हमारे पास, तो फिर हम उसके बाद जो लास्ट चीज आएगी वो हमारे पास ये आएगी, ड्रा अ पिक्चर। ठीक है, आप एक पिक्चर ड्रा करेंगे, पिक्चर ड्रा करेंगे और उसके बाद देखेंगे आपके पास जो प्रॉब्लम है वो यही आ रही है कि नहीं। मिसाल के तौर पे इन दोनों तरीकों से हमारा जो प्रॉब्लम है वो डिफाइन नहीं हो रहा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे, आप बताएंगे कि लिख लेंगे उसके अंदर, ये ग्राफिकली बता देंगे कि हाँ भाई तस्वीर ले ली, और आप कहेंगे कि भाई ये
इस किस्म का एरर आ रहा है मुझे, ठीक है, और इसको मैंने सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, आपकी बुक के अंदर एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने ना एक पिक्चर दी हुई है, उसके अंदर उन्होंने हॉर्सेस बताए हुए हैं, ठीक है, कुछ शूज हैं और एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल के अंदर उन्होंने आपको एक प्रॉब्लम बताई हुई है कि भाई इसको हम अगर इसमें प्लस करें, ठीक है, अगर इसको ये हम यानी कि हॉर्स को उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको नंबर दिए हुए हैं, हॉर्स को 10, ठीक है, आपके जो शूज हैं उसको कोई भी नंबर दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पे उसको 5 नंबर दिए हुए हैं, और इसी तरह वहां पे कोई आदमी है, ह्यूमन है, ठीक है, तो उसको उन्होंने नंबर दे दिए फॉर एग्जांपल 4 दिए हुए हैं, तो वो आपको कह रहे हैं कि अगर हम इसको इसमें प्लस करें तो क्या आएगा, इसको माइनस करें तो क्या आएगा। तो देखें कि उन्होंने एक प्रॉब्लम को एक पिक्चर के अंदर ड्रॉ कर दिया है और आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि अगर इसकी वैल्यू इसके अंदर 10 है, इसकी 5 है, इसकी 4 है, तो अगर हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हम सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने पिक्चर को क्या कर दिया, ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारे पास जो सबसे एंड पे चीज आती है वो क्या है, वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ड्रॉ अ पिक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको ये चीजें बता दी कि सबसे एंड पे आपने ड्रॉ पिक्चर कर ली। अब पिक्चर बनाना बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप कहीं पे ड्राइव कर रहे होते हैं गाड़ी की या मोटरसाइकिल पे, आप सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जा रहे हैं, तो आपको साइन बोर्ड्स मिलते हैं, तो आपको इजीली पता चल जाता है जहां पे आपने यू टर्न लेना होता है वहां पे उन्होंने एक साइन बोर्ड बनाया होता है यू का, तो इससे क्या होता है आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं यहाँ से यू टर्न लेना है। इसी तरह अगर किसी जगह से लेफ्ट साइड पे रोड मोड़ रहा है तो वहां पे एरो का निशान होता है कि ये इस रोड से लेफ्ट साइड पे एक और रोड निकल रहा है, तो ये साइन बोर्ड्स बनाए होते हैं उन्होंने आपको समझने के लिए। इसी तरह जो इंसान होता है ना, जैसे अब मैं आपको यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ, आपको चीजों की समझ नहीं आएगी, लेकिन जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिकली करके नहीं देखते, या अगर मैं यही चीज आपको पिक्चर की सूरत में शो करवाना शुरू कर दूं तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आपके जब प्रैक्टिकल्स होंगे तो तब भी आप ये चीजें जो सी हैं क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। अब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया कि हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही थी, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो आपके पास आ गई, अब आपने क्या करना है, आपने उसके सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना शुरू कर देना। आप एनालाइज क्या चीज होती है कि आपने उस प्रॉब्लम को देखना है कि आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले उस प्रॉब्लम को रीड करेंगे डिटेल में कि आया कि हम इसका सॉल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपको एक पजल दे दी जाती है कि आपने पजल को सॉल्व करना है, पजल आपको पता ही होगा कि कुछ मुख्तलिफ किस्म की गेम्स होती हैं, ठीक है, तो आपने वो पिक्चर जो उनसे होती हैं वो मुख्तलिफ करके ड्रॉ करके बना के देनी होती है, जबकि वो यानी कि समझ लें कि उसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले पजल को देखते हैं कि इसने मूव कहाँ पे होना है पजल ने, यानी कि हम इन स्टेप किस तरह आगे पीछे करेंगे, तो उसके बाद जाके हमारे पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाते, हम पहले उसको एनालाइज करते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम एनालाइज करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे उसकी, और उसके बाद फिर हम उसको चेक करेंगे उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ट्रैफिक इशारे पे हैं, ठीक है, आप वहां पे खड़े हुए हैं, तो रेड लाइट आपको क्या इंडिकेट कर रही होती है, वो ये कर रही होती है कि अभी आपने यहां से नहीं जाना। उसके बाद सेकंड आपके पास येलो कलर या ऑरेंज कलर में लाइट जब ब्लिंक करती है तो उसका मतलब ये होता है कि आप तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं, ठीक है, आपको वो एक अल्टीमेटम देते हैं। और ग्रीन के ऊपर आप आप अपनी जो बाइक या आपके पास जो भी व्हीकल है, कार है, आप उसको राइड कर लेते हैं। बहरहाल तो ये चीजें जो सी हैं उनको आपने देखना है सॉल्यूशन से पहले। उससे क्या होता है, आपका एक तो टाइम बच जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप एक प्रॉपर वे में आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बुक के अंदर एक और एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने क्या है कि अगर आपको कहा जाता है कि आपने अपने स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करना है तो और किस टाइम में कलेक्ट करना है, तो आप उसको उसके सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले आप एनालाइज करेंगे। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं कितने, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपने कब तक डाटा देना है और उसके बाद आपने किस फॉर्म में देना है। तो ये सारी चीजें आप इन सब चीजों को तरतीब दे देंगे, अरेंज कर लेंगे। और ये अरेंजमेंट कैसे होती है, एनालाइजिंग के थ्रू, यानी कि आप पहले प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, समझेंगे, और उन एनालाइजिंग के लिए जो आपके पास कुछ 5 W's का एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। इस एनालाइजिंग के लिए 5 W's का एक कॉन्सेप्ट आता है। 5 W's क्या होते हैं,
इनको हम कहते हैं व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है, हु और उसके बाद व्हेन आ जाता है। अच्छा यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इनकी मैंने अपने पास से लिखी है, बुक के अंदर आगे पीछे हुई होगी, लेकिन आपके जो 5 W's हैं वो यही आते हैं कि कब, कि व्हाट सबसे पहले हमने करना क्या है, ठीक है, व्हाई कैसे करना है, वेयर कहां पे करना है, हु किसने करना है, और व्हेन और कब तक चाहिए आपको। तो ये चीजें जो उनसी हैं आपकी वो 5 W's के अंदर डिफाइन हो जाती हैं, ठीक है। अब हम इसके थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का वो है प्लानिंग अ सॉल्यूशन। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप के थर्ड स्टेप के ऊपर आएंगे तो उसके अंदर आप ये चीज देखेंगे कि आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। हमने एनालाइज कर लिया, इससे पहला जो स्टेप देखा तो उसके अंदर हमने एनालाइजिंग की थी कि हाँ भी अगर हम पेपर वर्क कर लिया था कि हाँ भी हम अगर इस तरह जाएं तो ये हमारे पास ऑप्शन आ सकते हैं। हमने डिटेल में कि हमने 5 W's के थ्रू चीजों को देख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी इस स्टेप के अंदर, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी जिसके थ्रू, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी जिनके थ्रू हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा जब आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं तो आपको एक से ज्यादा स्ट्रेटजी आती है आपके पास, ठीक है। जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनके अंदर आप ये चीज देख लेते हैं कि आपने कौन सी वाली स्ट्रेटजी को यूज करना है और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। अब मिसाल के तौर पे हर दफा आपको जरूरी नहीं कि आप एक ही स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि सम टाइम आपके पास प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकता है सम टाइम आपके पास प्रॉब्लम छोटी हो सकता है कि सम टाइम आपको प्रॉब्लम नॉर्मल किस्म की मिले, ठीक है। तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, वो आपके केस पे डिपेंड करता है, आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अभी सिर्फ आपको मैंने जो स्ट्रेटजीज है बुक के अंदर भी और मैं भी जो आपको हाउ नाउ दूंगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप क्या करेंगे, आप ये वाली स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, डिवाइड एंड कनकर को। अब डिवाइड एंड कनकर क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई एक बड़ी प्रॉब्लम है, आपको एक पिक्चर के जरिए मैं आपको अभी स्क्रीन पे भी शो करवा देता हूँ और कुछ यहाँ पे लिख के भी दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे 3, 5, 9 यहाँ पे 11, 13, 78 मैं लिख देता हूँ। इतनी बड़ी मेरे पास प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम को मैं डिवाइड कर लूंगा ऐसे करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक यहाँ पे भी बना देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाए, यहाँ पे 5 आ जाए, यहाँ पे 9 आ जाए, ठीक है। और इसी तरह जो प्रॉब्लम है यहाँ पे इसको मैं मजीद स्टेप में डिवाइड कर दूँ, यहाँ पे मैं 11 कर दूँ, यहाँ पे मैं 13 कर दूँ, इधर मैं 7 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ही को लेके चल देता हूँ, उसको मैं 8 कह देता हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्टेप्स पे डिवाइड कर दिया और मजीद आगे इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास डिवाइड एंड कनकर की अप्रोच आ जाती है। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड आती है वो हमारे पास आती है गैस, चेक एंड इम्प्रूव के नेम से। इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले चेक करेंगे कि आपके पास जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आई है। कोई भी प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम है, उसको आप क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन की तरफ जब आपने जाना है तो आप उसके अंदर सबसे पहले गैस करेंगे। आपके पास ये प्रॉब्लम है, हाँ ये ठीक है, ओके है, इसकी तरफ आएंगे। अगर बिलफर्ज इसमें कोई इश्यू है, कोई मसला आ रहा है, आप इसको क्या करेंगे, इसको आप इंप्रूव कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। आप इसको इंप्रूव करेंगे, अगर बिलफर्ज इसमें मसला है ये इंप्रूव करेंगे। उसके बाद दोबारा आप इसको क्या करेंगे, एक दफा दोबारा से आप इसको चेक कर लेंगे। यानी कि ये वाली जो स्ट्रेटेजी है वो कौन सी है, गैस, चेक एंड इम्प्रूव के नाम से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपके पास जो थर्ड नंबर पे आती है वो एक्ट इट आउट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। एक्ट इट आउट स्ट्रेटेजी में क्या होता है आपके पास, कि आपके पास एक समझ, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में क्या होता है कि आपके पास एक सीन होता है, ठीक है, आप उसको चेक करते हैं, जब तक वो ठीक नहीं होता आप उसको कट करते रहते हैं। आपने अक्सर पिक्चर्स की शूटिंग होते हुए ये चीज देखी होगी। तो कुछ इसी तरह की स्ट्रेटेजी एक्ट इट आउट में भी है। आप क्या करते हैं, आपके पास जो प्रॉब्लम आ रही होती है उसका सोल्यूशन जब आप निकालते हैं, आप उसको चेक करते हैं, ठीक है। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता आप उसको फर्दर आगे नहीं लेके चलते, ठीक है। तो वो एक्ट इट आउट में होता है कि आप देखेंगे उसको, अगर इश्यू आ रहा है, जब तक इश्यू ठीक नहीं हो रहा तब तक आप आगे की तरफ जाएंगे ही नहीं, वो एक्ट इट आउट में आ जाता है। फिर आपके पास आ जाता है प्रोटोटाइप या ड्रॉ के नाम से। ड्रॉ यहाँ पे ब्रैकेट में है, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटोटाइप
या ड्रॉ का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है प्रोटोटाइप के अंदर कि आपने जब भी कोई प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाना है तो क्या करता है आपका जो डिजाइनर होता है वो आपके प्रॉब्लम को एक पिक्चर की सूरत दे देता है, ठीक है। आप पिक्चर ड्रॉ कर देता है और पिक्चर की सूरत में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई मोबाइल की ऐप बनानी है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन बनानी है, तो आप उसकी पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह करके, ठीक है। आप कहेंगे कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए, यहाँ पे ये बटन होना चाहिए, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो आपका डेवलपर है या प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाला कोई भी बंदा है तो वो इस चीज को देख ले और उसको पता चल जाए कि हाँ भाई उसने ये काम करना है, ठीक है। तो ये वाली अप्रोच आपके पास आ जाती है प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप जो सी है वो फाइनल सोल्यूशन नहीं होता आपका, लेकिन क्या होता है फाइनल सोल्यूशन के दौरान आपको हेल्प आउट कर सकता है काफी हद तक, ठीक है। सॉल्यूशन के करीब करीब तक आपको पहुंचा देता है इसको। अब हम इसके फोर्थ स्टेप की तरफ आएंगे और उसके अंदर अब हम देखेंगे हमारे पास क्या चीज है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो फोर्थ स्टेप आता है वो है डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशंस। डिफाइनिंग कैंडिड सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे कि आपके पास प्रॉब्लम्स जो उनसे हैं वो स्ट्रेटजीज आपको पता चल गई, आपने ये वाली स्ट्रेटजी यूज करनी है अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक। आप क्या करेंगे उसके बाद आपके पास समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉब्लम कुछ इस तरह की आ जाती है, आपको अचानक से कोई ना कोई सोल्यूशन उसके हवाले से सोचना पड़ता है, ठीक है। तो कैंडिड का मतलब यही होता है कि बाय आपके पास अचानक से यानी कि सडनली आपके पास अकर हो जाती है कोई भी चीज, उसको हम कहते हैं कैंडिड, ठीक है। तो आप क्या करेंगे आपके पास जब भी कोई ऐसी चीज आएगी तो आप उस दौरान कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सोल्यूशन है उसकी तरफ जाएंगे, ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा सोल्यूशन ढूंढते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक वॉल बनी है, बुक के अंदर एक एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि या तो आप सीधा यहाँ से क्रॉस कर दें, ठीक है, या फिर आप यहाँ से रास्ता लंबा लेके इस तरह करके यहाँ पे आए, ठीक है, और या फिर आप इधर से इस तरह रास्ता लंबा लेके इस साइड पे आए, ठीक है। तो ये आपके पास कैंडिड सॉल्यूशन की कुछ एग्जांपल बुक के अंदर दी हुई है, ठीक है, उसको आपने देख लेना है। तो बताने का मकसद क्या है, उस पिक्चर को ड्रॉ करके वो बताना कि आपको चाह रहे हैं कि आपके पास कभी भी इस किस्म की प्रॉब्लम आए तो आपके पास 2 से 3 सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप डिपेंड करेगा कि आप अचानक से किस तरह रिस्पॉन्स करेंगे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप ऐसे सोल्यूशन की तरफ जाए जिसके अंदर आपकी टाइम सेविंग हो, ठीक है, टाइम सेविंग भी हो और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो आपने पैसे लगाए हुए हैं वो भी आपके पास ज्यादा ना लगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है बुक के अंदर कि अगर बिलफर्ज आपको कहा जाए कि आपने अपनी क्लास के बच्चे देखने हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और जैसी बात है ओवरऑल स्कूल के अंदर देखने हैं कि कितने बच्चे टोटल क्रिकेट खेलते हैं, तो एक तो सोल्यूशन उसका ये होगा कि आप हर क्लास में जाएं और उसके बाद जाके हर एक बंदे की डिटेल लें कि भाई कितने बच्चे जो उनसे क्रिकेट खेलते हैं। और सेकंड सोल्यूशन ये होता है कि आप आपके पास रिकॉर्ड पड़ा हो, ठीक है, आप प्रिंसिपल ऑफिस जाएं या आपका जो भी मैनेजमेंट का ऑफिस है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके चेक करें कि आपके पास जो पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये हैं, ठीक है, आप उनको कॉल कर लें। तो बेहतर क्या है, बेहतर यही है कि आप अपने मैनेजमेंट उसमें जाएं क्योंकि आपकी डिटेल सारी की सारी वहाँ पे लगी होती है। अब जब आप क्लास में जाएंगे, ठीक है, क्लास के अंदर जाएंगे, आपको बारी बारी स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे हर किसी को देखना पड़ेगा, खड़ा करेंगे, टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपकी एफर्ट भी ज्यादा लगेगी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फिर जाके आपका सोल्यूशन निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यही डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास आप चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड है कि स्पोर्ट्स में ये बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और इनका नाम है क्रिकेट प्ले करने में, तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर वहां पे जाएंगे, आपका टाइम भी कम लगा और आपके पास सोल्यूशन भी बेहतर लगा, ठीक है, और उसके अंदर आपकी एफर्ट भी कम हुई, ठीक है। अब हम जाएंगे अपने फाइनल स्टेप की तरफ जो हमारा 5th स्टेप होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का लास्ट स्टेप आ जाता है वो है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, हमने कैंडिड सॉल्यूशन में पढ़ा था कि हमारे पास जो अचानक आपके पास जब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आप जाते हैं तो आपके पास कुछ सॉल्यूशंस के 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है, आप उनमें से कोई एक चूज कर लेते हैं लेकिन वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन हमारे पास जो लास्ट स्टेप आता है सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशंस, उसके अंदर आप ये चीज देखेंगे कि आपके पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके होंगे, ठीक है। कैंडिड सॉल्यूशन के अंदर आपके पास अचानक यानी कि अचानक आप सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, लेकिन सडनली आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। लेकिन आपके पास जो सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन होता है ये आपके पास फाइनल स्टेप होता है। इसके अंदर आपने ये डिसाइड करना होता है
कि आपने सोल्यूशन की तरफ किस तरह जाना है। आपकी प्रॉब्लम जो सी है वो सॉल्व होगी, आपने स्ट्रेटजी यूज कर ली है, आपने कैंडिडेट सोल्यूशन भी जो सा था वो बेस्ट चूज कर लिया है। अब उसके बाद जो आपके पास उसके बाद जो फाइनल आपके पास सोल्यूशन आता है उसको आप कैसे लेके चलेंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आपके अंदर उन्होंने आपकी बुक के अंदर उन्होंने बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है। बुक के अंदर एग्जांपल क्या दी हुई है, उन्होंने ये एग्जांपल दी हुई है कि अगर आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है स्कूल की, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट बनी हुई है इस तरह करके, वहां पे आपके स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं। यहाँ पे मैं नेम का एक कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं, ए से शुरू हो रहे हैं, उसके बाद कुछ नाम एस से भी हैं, कुछ टी से भी हैं, कुछ डब्ल्यू से भी हैं, कुछ एस से भी हैं, ठीक है। इस तरह करके आपके कुछ भी नाम आ रहे हैं, जैसे अली लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के नेम आ रहे हैं टू सॉन, ठीक है। अब आपने किसी एक बंदे का नाम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे तलहा का नाम फाइंड करना है, तलहा का नाम फाइंड करना है। अभी यहाँ पे तो मुझे पता चल रहा है कि 3rd नंबर पे आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के 2 से 3 तरीके हैं फाइनल सोल्यूशन के, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस वेबसाइट को देखेंगे, यहाँ पे ये आपका कर्सर है और ये स्क्रीन स्क्रॉल डाउन है। आप ए से स्टार्ट होंगे, जाहिर सी बात है जो टी नाम की जो लाइन है वो सबसे नीचे की तरफ आएगी, तो मैंने आपको इस तरह लिख के देखा है। अगर बिलफर्स्ट ए बी सी डी ई एफ के थ्रू नाम लिखे हुए फिर आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ से और नीचे की तरफ पूरी लिस्ट देखते जाएंगे, एक करके देखी जाएंगे, एंड पे जाके कहीं पे आपको पता चलेगा कि भाई तलहा नाम का जो बंदा है वो ये है, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन आपके पास क्या है, सेकंड सॉल्यूशन आपके पास ये है, आप इन तमाम के तमाम नेम्स जो उनसे हैं, ऑल के ऑल नेम्स को पिक करें, कॉपी करें, एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करें इसको, ठीक है, सॉरी एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करने के बाद एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करें। इंपोर्ट करने के बाद आप ये चीज देखेंगे कि आपके पास ये नाम आ गए हैं। उसके बाद आप इन नामों के अंदर जो तलहा नाम का जो बच्चा है उसको कंट्रोल के जरिए या कोई भी की लगा के आप उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि ये सेकंड सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है कि आप इसको इंपोर्ट टू एक्सेल कर लेंगे, पहले एक्सपोर्ट करेंगे इसको और उसके बाद देन इंपोर्ट कर लेंगे एक्सेल में, ठीक है। एक्सेल के अंदर आपने इंपोर्ट कर लिया, ऐसे एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करने के बाद आपने क्या किया, तलहा को फाइंड कर लिया। ये आपके पास सेकंड सॉल्यूशन है, ये आपके पास फर्स्ट सॉल्यूशन है। और 3rd नंबर पे आप क्या करते हैं, बहुत आसान सा जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप यहाँ पे जो नेम की फील्ड आ रही है यहाँ पे, यानी कि जो आपके नेम यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, आप उसके अंदर एक की लगाएं। कौन सी की लगाएं, Ctrl+F की, CTRL+F, यहीं पे Ctrl+F की लगा दें, ठीक है। और उसके बाद आप तलहा नाम का जो लड़का है उसका नाम लिखें और ऑटोमेटिकली आपको तलहा नाम का लड़का जो सा है वो आ जाएगा और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके पास फर्स्ट, सेकंड और देन आपके पास 3rd सॉल्यूशन आ गया है। लेकिन आपने देखा होगा कि आपके पास जो 3rd सॉल्यूशन है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वाला फर्स्ट वाला जो है वो गुड है, ठीक है, मतलब ओके है बस। लेकिन अगर आप सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, इसके अंदर एफर्ट थोड़ी कम है। क्या एफर्ट कम है कि आपने बस कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद Ctrl+F करके फाइंड कर दिया एक्सेल में। और 3rd सॉल्यूशन आपके पास जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो ये है कि आप सिर्फ Ctrl+F करें और उस स्टूडेंट के नाम को निकाल लें। आप देखें कि एफर्ट किसमें सबसे कम लगी है, ठीक है, टाइम आपका किसमें सेव हुआ है, ठीक है, मेहनत आपको किसमें कम करनी पड़ी है, ठीक है। इसी तरह ऐसी बात है कि जब आप सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं तो आपको पहले भी स्टेप्स में यही बताया गया है और अभी भी लास्ट में भी यही चीजें बता रहे हैं बुक के अंदर कि आपने जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आपने अपनी 3 चीजें बचानी है। सबसे पहले आपने देखना है आपका टाइम कहाँ सेव हो रहा है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपने ये चीज देखनी है कि आपके जो पैसे हैं वो किसके अंदर नॉर्मल लग रहे हैं। ये ना हो कि आप पैसे ज्यादा लगाई जाए और आपका टाइम, जाहिर सी बात है कि आप टाइम ज्यादा लगाएंगे आपका पैसा भी ज्यादा लगेगा। और 3rd नंबर पे आप ये चीज देखते हैं आपका जो सोल्यूशन है, ठीक है, उसके ऊपर आपको काम करने के अंदर मेहनत भी थोड़ी कम करनी पड़े, ठीक है, एफर्ट भी थोड़ी कम करनी पड़े और आपका जो काम है वो आसानी के साथ हो जाए, ठीक है। यानी कि मेहनत कम करनी पड़े ताकि आप जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें तो आगे से आपका जो कस्टमर है वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे। अगर उसने भी मेहनत करनी है तो फिर फायदा क्या है इन चीजों का, ठीक है। तो आपने एक यूजर बन के सोचना है जब भी आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ स्टेप्स थे जिनको हमने देखा, ठीक है। इसके अंदर हमने
5 स्टेप जो उनसे हमको स्टडी किया डिटेल के अंदर, और मैंने आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन किया। अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है इसके अंदर, टॉपिक के हवाले से, कोई एग्जाम्पल के हवाले से आपको कोई मसला आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो उनसी होगी उसके अंदर फिर हम देखेंगे हमारे पास जो फ्लो चार्ट्स हैं उनको कैसे हम लेके चलेंगे।